सो आज हमने बात करनी है मेयोसिस की। मेयोसिस भी एक सेल साइकिल है, सेल की एक डिवीजन है जिसमें हमारे पास 4 हैप्लॉइड सेल जो है वो बनते हैं। और मेयोसिस कहाँ पर होती है, कौन से सेल्स में जो है ये इसका प्रोसेस होता है मेयोसिस का, ये होता है गेमेट्स में। और गेमेट्स क्या है, स्पर्म सेल और एग सेल्स। और ये कहाँ प्रेजेंट है, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्रेजेंट है। स्पर्म जो है मेल टेस्टिस में प्रेजेंट है और एग जो है वो फीमेल ओवरी में प्रेजेंट है। तो ये ओवरीज और टेस्टिस पे जो है मेयोसिस के प्रोसेस जो होता रहता है। अब मेयोसिस के प्रोसेस में हमारे पास जो है 2 डिवीजन होगी, मेयोसिस 1, मेयोसिस 2। मेयोसिस 1 जो है बिल्कुल ही कम्प्लीटली न्यू टॉपिक होगा आपके लिए। अगर आपने माइटोसिस का जो है लेक्चर पिछला देख लिया है तो आपके लिए मेयोसिस 2 समझना बहुत ही आसान होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो माइटोसिस देख लीजिए ताकि आपके मेयोसिस 2 को समझना आसान हो जाए। मेयोसिस का स्टेप स्टार्ट करने से पहले सेल सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करेगा, अपने आप को प्रिपरेटरी मतलब इंटरफेस में लेकर जाएगा ताकि अपने आप को रेडी कर सके और सेल जो है अपने आप को डिवाइड कर सके। तो हम लोग इंटरफेस को जो है वो डिस्कस कर चुके हैं पहले ही लेक्चर में माइटोसिस में, आप वो देख लीजिए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक को, मेयोसिस 1 को। तो सबसे पहले बात करते हैं मेयोसिस 1 की। जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्रोफेज का स्टेप है, ये मेटाफेज का स्टेप है, ये एनाफेज का है, ये टीलोफेज का है। तो हम इन स्टेप्स को बारे बारे डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले मेयोसिस 1 की। सबसे पहले मेयोसिस 1 के फेजेस में आता है फर्स्ट फेज, जैसे कि उसका नाम है प्रोफेज 1। और 1 हमने इसलिए लगाया है क्योंकि ये मेयोसिस 1 का प्रोफेज स्टेज है, तो इसलिए हमने प्रोफेज के साथ 1 लगाया है। तो प्रोफेज 1 की भी कुछ हमारे पास स्टेजेस हैं, जैसे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। हम इसे बारे बारे डिस्कस करेंगे कि ये जो पॉइंट्स है प्रोफेज 1 के किस स्टेप्स में आते हैं। तो सबसे पहले प्रोफेज 1 में क्या होता है, जो हमारे पास क्रोमैटिन मटेरियल न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स की फॉर्म में हमारे पास आने लग जाता है। तो ये क्रोमोसोम्स की हमारे पास फॉर्म्स हैं। अब क्या होता है कि हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो प्रेजेंट है एक क्रोमोसोम में। तो इसलिए हमारे पास जब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे के पास आ जाते हैं। ये ब्लू वाला एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ग्रीन वाला एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। तो ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम जो है आपस में पेयर की फॉर्म में पास आ जाते हैं। तो जो होमोलोगो क्रोमोसोम्स हैं अपनी कंडेंस फॉर्म में आए हैं, जैसे कि हमारे पास क्रोमैटिक मटेरियल पहले प्रेजेंट था न्यूक्लियस में जो कि कंडेंस होके क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आया है। तो ये प्रोसेस जो है ये लेप्टोटीन की स्टेज पे होता है। मतलब लेप्टोटीन की स्टेज में क्या होता है, हमारे पास क्रोमैटिक मटेरियल जो है वो हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स की फॉर्म में जो है वो अपीयर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है, जब ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर जो है आपस में अट्रैक्ट करते हैं तो इस अट्रैक्शन को हम कहते हैं साइनेप्सिस। तो जाइगोटीन में साइनेप्सिस का जो है वो प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है पैचिटीन। पैचिटीन में क्या होता है हमारे पास, जैसे कि ये ब्लू 2 हमारे पास क्रोमैटिड्स हैं ना, तो ये आपस में एक दूसरे की सिस्टर्स हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। और ये 2 ग्रीन आपस में एक दूसरे की सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। लेकिन ये हमारे पास एक क्रोमैटिड ब्लू वाला और एक ग्रीन वाला, ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। तो इन दोनों की जो है क्रॉसिंग ओवर होती है, तो इस फेज को कहते हैं पैचिटीन। जब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स की क्रॉसिंग ओवर होती है उसे हम कहते हैं उस स्टेज को पैचिटीन, मतलब पैचिटीन में ही क्रॉसिंग ओवर होती है। नेक्स्ट है क्यास्मेटा, और यहाँ पर स्टेज है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है, क्यास्मेटा फॉर्मेशन होती है। जब यहाँ का कुछ पार्ट जो है, एक आर्म जो है क्रोमैटिड का ब्लू वाला ग्रीन के साथ अपना जो जीन्स हैं उसको इंटरचेंज कर लेता है। मतलब देख लीजिए यहाँ पर जो है ये ग्रीन ने अपना पार्ट जो है ब्लू को दिया है और यहाँ पर ब्लू ने अपना पार्ट जो है ग्रीन को दिया है। जो ये पार्ट जो है बने हैं, मतलब जो पॉइंट बना है क्रॉसिंग ओवर का, उसे हम कहेंगे क्यास्मेटा फॉर्मेशन। डिप्लोटीन में क्यास्मेटा फॉर्मेशन होती है। अब डायकाइनेसिस में क्या होता है, ये दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में सेपरेट हो गए हैं। पहले जो था क्यास्मेटा फॉर्मेशन था, उन्होंने अपने इंटरचेंज किया था जीन्स को। अब यहाँ पर जो है ये एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। देख लीजिए ये ब्लू एक क्रोमैटिड है, ये दूसरा ब्लू क्रोमैटिड है। लेकिन यहाँ पर ग्रीन जो है इसने ग्रीन वाले क्रोमैटिड से जो है क्रोमोसोम से जो है थोड़ा सा अपना पार्ट शेयर कर लिया है और इसका पार्ट जो है वो इसने शेयर कर लिया है। तो यहाँ पर ग्रीन पार्ट जो है इस क्रोमोसोम्स की जीन्स है और यहाँ पर ब्लू पार्ट जो है वो इस क्रोमोसोम्स की जीन्स है। तो यहाँ पर जो है जीन्स की
इंटरचेंज हो गई है ताकि जो है ये वेरिएशन जो है जीन में आ सके। सो डायकाइनेसिस में ये दोनों जो हैं आप क्रोमोसोम्स, होमोलॉग क्रोमोसोम्स आपस में सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्रोफेज का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस जो थे वो प्रोफेज 1 के जो थे ये स्टेजेस थी। अब हम बात करते हैं मेटाफेज। हमारे पास जो है इक्विटोरियल प्लेट जो है वो बन जाती है। क्रोमोसोम्स जो है अपने आप को एक लाइन में या एक पैटर्न में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। सो इसने अपनी अरेंजमेंट जो है इस तरह से कर ली है। ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और यहाँ पर जो है ये ब्लैक वाला जो है ये सेंट्रियोल्स हैं, और यहाँ पर जो रेड है वो शो कर रहा है स्पिंडल फाइबर, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। ये मैंने पिछले जो लेक्चर है माइटोसिस के प्रोसेस में बताया था, माइटोसिस के लेक्चर में, कि जो स्पिंडल फाइबर्स निकलती हैं वो 3 तरह की होती हैं, एस्टर, पोलर और काइनेटोकोर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। अब यहाँ पर मेटाफेज की बात कर रहे थे हम लोग, तो जब क्रोमोसोम्स ने अपने आप को अरेंज कर लिया एक पैटर्न में, तो यहाँ पर जो सेंट्रियोल से जो स्पिंडल फाइबर निकल रहे थे उसने अपने आप को स्पिंडल फाइबर को, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जो है वो रेड से हमने शो किए हैं, तो वो क्रोमोसोम्स के हर क्रोमोसोम्स के जो है वो सेंट्रोमियर पे जो है अटैच हो जाएगा। यहाँ से स्पिंडल फाइबर निकल रहा है, यहाँ सेंट्रोमियर पे अटैच है। यहाँ से जो स्पिंडल फाइबर निकल रहा है वो यहाँ पर सेंट्रोमियर पे अटैच है। सेम इसी तरह यहाँ की साइड भी दोनों क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर से जो है वो अटैच है। ये था मेटाफेज 1 का स्टेज। नेक्स्ट है हमारे पास एनाफेज 1। एनाफेज 1 में क्या होता है कि हमारे पास जो ये काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनको अपनी तरफ जो है वो खींच लेते हैं, अपनी अपनी पोल्स की साइड पे जो है खींच लेते हैं। ये दोनों आपस में एक दूसरे के पोल साइड पे अरेंज है, इसलिए यहाँ का जो पेयर था होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो इस साइड पे चला गया है, और ये वाला जो था वो मतलब हाफ क्रोमोसोम जो है एक पोल की तरफ चले गए, हाफ क्रोमोसोम जो है पेयर वो एक साइड पे चले गए। तो ये एनाफेज 1 में जो है ये कंप्लीटिशन होती है, मतलब हाफ क्रोमोसोम जो है साइड पोल्स पे चले जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एनाफेज 1 के पास टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 में क्या होता है हमारे पास कि ये बिल्कुल प्रोफेज 1 के उल्ट है, मतलब कि वहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप भी गायब होना शुरू हो जाती थी, और जो पोल्स थे सेंट्रियोल्स पोल्स की तरफ जो है वो मूव करना शुरू हो जाता है। लेकिन टीलोफेज 1 में क्या होता है, हमारे जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो भी अपीयर होना शुरू हो जाती है हम, और इस तरह से जो पोल्स पे मूव किए थे हमारे पास क्रोमोसोम्स, उन दोनों के जो है सराउंडिंग में न्यूक्लियर एनवेलप वापस आना शुरू हो जाती है। सो टीलोफेज 1 में जो है वो दोबारा से चीज़ें वापस आना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद क्या होता है, टीलोफेज 1 के बाद हमारे पास होती है साइटोकाइनेसिस। प्रोफेज 1 से लेकर टीलोफेज 1 तक हमारे पास अभी कैरियोकाइनेसिस हुई थी। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या था, न्यूक्लियर की डिवीजन। तो यहाँ पर हमारे पास टीलोफेज 1 तक न्यूक्लियर की डिवीजन हो गई, हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे पास आ गए। लेकिन अब हो गई हमारे पास साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस। साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस क्या है कि जब हमारे पास साइटोप्लाज्म में जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं वो भी हाफ जो है सेल्स में मूव करेंगी। अब यहाँ पर जो है साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक कंट्रैक्शन अपनी स्टार्ट कर देती है इनर साइड पे, और इस तरह से जब ये मूवमेंट होती जाती है सेल मेम्ब्रेन जो है वो 2 में डिवाइड कर जाता है, और ऑर्गेनल्स प्रोटीन्स भी जो है वो बराबर बराबर जो है एक दूसरे के साथ जो है वो अट्रैक्शन कर लेती हैं, या एक सेल में जो है वो उतने ही चीज़ें आएंगी जितनी सेकंड में आएंगी, जो कि इंटरफेस में उसने अपना रेडी किया था। इंटरफेस में क्या किया था, 3 स्टेजेस थी, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज में भी उन्होंने अपनी कुछ ऑर्गेनल्स को रेडी किया था, प्रोटीन्स को रेडी किया था। एस फेज में उन्होंने डीएनए को रेप्लिकेट किया था, डीएनए को क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट किया था, और G2 फेज में उन्होंने फिर से कुछ ऑर्गेनल्स और प्रोटीन्स को जो है वो डुप्लीकेट किया था, ताकि यहाँ पर ही जो है जब हमारे पास कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस आ जाए तो वहाँ पर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऑर्गेनल्स और प्रोटीन्स की हो सके। तो टीलोफेज 1 के बाद जो है हमारे पास साइटोकाइनेसिस होती है, और एक सेल से हमारे पास 2 सेल निकल आते हैं। तो हमारे पास म्योसिस 1 के ज़रिए हमारे पास 2 डिप्लॉयड सेल आए। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारे पास जो है ये पेयर फॉर्म में मौजूद है, हमारे पास क्रोमोसोम जो है अभी तक हमारे पास पेयर फॉर्म में मौजूद है। तो एक हमारे पास डिप्लॉयड सेल से 2 डिप्लॉयड सेल आते हैं, ये डॉटर सेल, ये भी डॉटर सेल, ये फर्स्ट डॉटर सेल है, ये सेकेंड डॉटर सेल है। और यहाँ पर म्योसिस 1 का प्रोसेस जो है वो
ख़त्म हो जाता है। अब हम म्योसिस 2 को लेकर चलेंगे। हम लोग सिर्फ फर्स्ट डॉटर सेल को ही डिस्कस करेंगे। जो प्रोसेस हमारे पास फर्स्ट डॉटर सेल के साथ होगा तो वही प्रोसेस जो है सेकंड डॉटर सेल के साथ होगा। हम इसी फर्स्ट डॉटर सेल को ही जो है वो डिस्कस करेंगे। हमने ए डिप्लॉयड सेल से अभी 2 डिप्लॉयड सेल बनाए हैं, तो हमने बनाने हैं इन्हीं 2 डिप्लॉयड सेल से फर्दर 2 हैप्लॉयड सेल। इस टोटल सेल से भी 2 हैप्लॉयड सेल बनेंगे, इस टोटल सेल से भी 2 हैप्लॉयड सेल बनेंगे। तो हमारे पास यहाँ के 2 4 टोटल सेल जो है म्योसिस के लास्ट पे जो है प्रोसेस में हमारे पास 4 हैप्लॉयड सेल जो है हमें मिलेंगे। करते हैं म्योसिस 2 को। ये है हमारे पास म्योसिस 2 के स्टेप्स। ये भी सेम माइटोसिस की तरह है। अगर किसी ने माइटोसिस की जो है वीडियो देख ली है पिछले लेक्चर वाली, तो ये समझना आपके लिए बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर स्टेप जो है म्योसिस 2 में सेम माइटोसिस की तरह ही है। प्लीज़ माइटोसिस का जो है वो लेक्चर देख लीजिए ताकि आपको म्योसिस 2 समझने में जो है वो बहुत आसानी हो। स्टार्ट करते हैं म्योसिस 2 को। हमने फर्स्ट डॉटर सेल को जो है वो यहाँ पर फर्दर प्रोसीड करना है। हमने एक डॉटर सेल लिया जो कि हमने डिवीजन के ज़रिए जो है वो हासिल किया है। अब इसमें अभी भी क्रोमोसोम जो है वो पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंस है। प्रोफेज 2 में क्या होता है, सेम न्यूक्लियर एनवेलप जो है हमारे पास गायब होना शुरू हो जाती है। सेंट्रियोल जो है पोल्स की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं। हमारे पास जो क्रोमेटिक मटेरियल था वो फिर से कंडेंस फॉर्म में आता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में हमारे पास आ जाता है। प्रोफेज 2 के बाद हमारे पास आता है मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में क्या होता है, एक प्लेट बनती है जिसे हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट या फिर इक्विटोरियल प्लेट। मतलब क्रोमोसोम ने अपने आप को एक पेयर में, मतलब पैटर्न में अरेंज कर लिया है अपने आप को, और सेंट्रियोल ने अपने काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जो है इसकी सेंट्रोमेयर के साथ अटैच कर दिए हैं। अब एक सेंट्रोमेयर से जो स्पिंडल फाइबर निकल रहा है वो सेंट्रोमेयर पे इस साइड पे अटैच है, और यहाँ का पोलर सेंट्रियोल इस साइड पे अटैच है। मतलब ये दोनों सेंट्रियोल जो हैं अपने अपने स्पिंडल फाइबर से इस पेयर को तोड़ेंगे। यहाँ का एक क्रोमेटिड जो है इस साइड पे आ जाएगा, यहाँ का एक क्रोमेटिड जो है वो इस साइड पे आ जाएगा। सेम इसी के साथ भी वैसा ही होगा, क्योंकि यहाँ के भी जो स्पिंडल फाइबर है वो इसकी सेंट्रोमेयर पे अटैच है, और इस साइड का भी जो इसके साथ, मतलब कि जब इस दोनों साइड के जो है स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अपने आप को खींचेंगे, तो ये दोनों क्रोमेटिड जो हैं आपस में पोल्स की तरफ जो है मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एनाफेज 1। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोल्स की तरफ मूव करेंगे। इस काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर ने अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट किया, इस साइड पे भी काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर ने अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट किया, और यहाँ के जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में अब सेपरेट हो गए हैं। एनाफेज में जो है क्रोमोसोम्स की सिस्टर क्रोमेटिड की सेपरेशन हो गई है। यहाँ का जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो भी सेपरेट हो गए हैं, सेपरेट पोल की तरफ मूव कर गए हैं। यहाँ के क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड्स भी आपस में पोल्स की तरफ मूव कर गए हैं। तो ये था एनाफेज 2 का स्टेप। नेक्स्ट है हमारे पास टीलोफेज 2। इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम प्रोफेज के उल्ट है। मतलब न्यूक्लियर एनवेलप जो है दोबारा आने लग जाती है, सेंट्रियोल जो है अपनी जगह पे जाने लग जाते हैं। हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो फिर से जो है हमारे पास सेपरेट हो गए हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है हमारे पास जब सेपरेशन होगी सेल मेम्ब्रेन की, तो हमारे पास जो है एक सेल से 2 सेल जो है हमारे पास आ जाएंगे। तो टीलोफेज 2 में सिर्फ यही है कि हमारे पास जो चीज़ें हैं न्यूक्लियर एनवेलप जो है वापस आने लग जाता है, सेंट्रियोल जो है दोबारा से अपनी साइड पर आ गई हैं। अब टीलोफेज 2 के बाद क्या होता है, अब यहाँ पर होती है साइटोकाइनेसिस। जैसे कि म्योसिस 1 में हुई थी, टीलोफेज 2 के बाद साइटोकाइनेसिस, ताकि दोनों सेल में जो है इक्वली ऑर्गेनल्स और प्रोटीन की डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। तो टीलोफेज 2 में भी साइटोकाइनेसिस होगी। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करता करता जो है ये 2 में डिवाइड हो जाएगा। तो प्रोटीन्स और ऑर्गेनल जो कि इंटरफेस में रेडी हुई थी वो दोबारा से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हमारे पास दोनों सेल्स में हो जाएंगी। तो हमारे पास ये 2 डॉटर सेल बन गए, ए डॉटर सेल, बी डॉटर सेल। मैंने ए बी यहाँ पर इसलिए शो किया है ताकि आपको ऊपर वाले जो फर्स्ट और सेकंड है वहाँ पर कोई डिफ़िकल्टी ना हो समझने में कि ये क्या था, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये ए है, ये बी है। अभी हमने फर्स्ट डॉटर सेल को हमने डिस्कस किया, ये इसी डॉटर सेल को लेकर हमने ये जो है हमने
डिस्कस किया है, तो इस फर्स्ट डॉटर सेल से हमारे पास 2 डॉटर सेल बने हैं, ए डॉटर सेल, बी डॉटर सेल। यही सेम प्रोसेस होगा हमारे पास सेकंड डॉटर के साथ। तो इस डॉटर सेल से भी हमारे पास 2 डॉटर सेल बनेंगे। तो 2 डॉटर सेल इसके फर्स्ट वाले की, 2 डॉटर सेल इसके, हमारे पास टोटल हो गए 4 हेप्लॉइड सेल्स। हेप्लॉइड क्यों? क्योंकि हमारे पास पेयर्स में जो है वो क्रोमोसोम्स अब प्रेजेंट नहीं हैं। अब हमारे पास क्रोमोसोम जो है वो सिस्टर क्रोमैटिड्स की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। एक सिस्टर क्रोमैटिड इस सेल में है, एक सिस्टर क्रोमैटिड एक क्रोमोसोम्स का इस साइड पे है। सो हमारे पास इस सेल से बने 1, 2 और इस सेल से हमारे पास बनेंगे फिर 1, 2। तो यहाँ पर हमारे पास जो है 1, 2, 3, 4 हेप्लॉइड सेल जो है वो बन गए हैं। सो मियोसिस का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। मियोसिस 1 भी हमने डिस्कस कर लिया है, मियोसिस 2 को भी डिस्कस कर लिया है, जिसके नतीजे में हमारे पास 4 हेप्लॉइड सेल बने हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी से इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू इन्फॉर्मेटिव जो है वीडियोस मिल सके। और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और आप कोई भी अगर लेक्चर को समझना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।